हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 के लिए पूरे पेपर का सलूशन देखेंगे। तो साथियों, पेपर से पहले अपनी तैयारी को जांच लीजिए, परख लीजिए कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। तो आज के इस क्लास में बेस्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 2025 के हर एक शिफ्ट में आने वाले हैं। तो ये क्लास आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी भी होना चाहिए, क्योंकि साथ ही एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 में जो हर एक शिफ्ट में सवाल आने वाले हैं, तो इस क्लास से आप सभी को हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो भी क्वेश्चन साथ ही आज की इस क्लास में हम आपको करा दे रहे हैं और आप उसे तैयार कर रहे हैं, तो समझिए आपको यहाँ से 25 क्वेश्चन अभी तुरंत तैयार हो गया, यानी आने वाले दिनों में आप सभी की केवल 65 क्वेश्चन तैयारी करने की ज़रूरत है। इसमें साथ ही आपके टोटल चारों विषय के सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी जीके होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा और रीजनिंग होगा। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो टारगेट कम से कम साथ ही 18 प्लस रखिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और एसएससी के नए पैटर्न में सॉल्व होने वाले हैं। इसमें जीके जीएस के साथ करंट अफेयर के भी सॉल्व होने वाले हैं। जो भी साथी हम आपको करंट अफेयर के सॉल्व करा दे रहे हैं, बस आपको यही तैयारी करते रहना है, उसे रिवीजन करते रहना है, छोड़ना नहीं है। ओके, क्योंकि यही सब सॉल्व आपके डायरेक्ट शिफ्ट में आने वाले हैं। तो चलिए साथी, परीक्षा से पहले हम लोग एक पेपर को हल करते हैं, देखते हैं हमारी तैयारी कैसी चल रही है और अपने आप को हम लोग आके परखें, जांचें। ठीक है। तो साथ ही एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जो डेली क्लास आ रही है, एक तो सुबह 8 बजे आ रही है, दोपहर में 12:30 पे आ रही है और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो साथ ही लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा कि आप सभी का इन 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा है। याद रखिए, एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। यदि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो इस 3 नंबर में से 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग होने वाला है। ओके, तो ये टोटल 75 नंबर का आपका ये टेस्ट होने वाला है। तो देखिएगा 75 नंबर में से आप सभी का कितना स्कोर बन पाता है। ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, आईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वाज आईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2025 हेल्ड? बताइए साथी, आईफा जो 2025 में हुआ था वो कहाँ पर किया गया था, यानी किस शहर में किया गया था? तो साथी याद रखिए, राजस्थान के जयपुर में किया गया था। यानी पहले का बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्न में से किस बांध को पंपा सागर भी कहा जाता है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ऑल्सो नोन एज पंपा सागर? बताइए, किस बांध को पंपा सागर भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा तुंगभद्रा को। बी ऑप्शन तुंगभद्रा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 को। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, सिरोही नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बताइए, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से क्या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? यानी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम? क्या विधिक समता आता है? बिल्कुल नहीं आता ये भाई। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, तो शिक्षा का अधिकार ये साथी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी शिक्षा का अधिकार, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस अस्पृश्यता को उन्मूलन भी नहीं आता, जो कि आर्टिकल 17 में इसका वर्णन किया गया है। तो साथी सॉल्व का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला ने ये किसके शासन के अंतर्गत अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया था? बताइए, दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला ने किसके शासन के अंतर्गत अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया था? तो साथ ही याद रखिए चोल के शासन के अंतर्गत अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया था। ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन तबला के प्रतिपादक है? हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सपोनेंट ऑफ तबला? बिलायत खान जैसे साथी सितार से बिलोंग करते हैं,
सितार बजाने के लिए फेमस है। अली अकबर खान ये किसके लिए फेमस है? तो साथ ही याद रखिए सरोद के लिए फेमस है। और बिस्मिल्लाह खां किसके लिए फेमस है? तो ये तो काफ़ी फेमस है भाई शहनाई बजाने के लिए। और अल्लाह रखा खान किसके लिए फेमस है? तो ये तो साथ ही तबला के लिए, ये भी फेमस है भाई। तो पूछा किसके? तबला के, तो अल्लाह रखा खान यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जल और स्वच्छता के मानवाधिकार को स्वीकृत किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द ह्यूमन राइट टू वाटर एंड सैनिटेशन वॉज एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? बताइए साथी किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जल और स्वच्छता के मानवाधिकार को स्वीकृत किया गया था? तो साथी याद रखिए 2010 में किया गया था। तो यहां से डी ऑप्शन क्या बन रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिमेलन यानी एनेक्सेशन किस वर्ष में किया गया था? द एनेक्सेशन ऑफ अवध वॉज डन बाय लॉर्ड डलहौजी इन द ईयर। बताइए अवध का अधिमेलन किस वर्ष में किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा? तो साथ ही याद रखिए 1856 में। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में निर्धारित न्यूनतम शेष राशि रुपीज में कितनी है? बताइए साथी जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इन खाते में निर्धारित न्यूनतम राशि शेष राशि कितनी है? तो साथ ही याद रखिए ₹0 भाई है यानी ₹0 है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। ऊनकोटी उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथ ही हम आपको हर एक टाइप का सॉल्व करा रहे हैं, बस आपको डेली क्वेश्चन को तैयार करते रहना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है भाई, डेली क्लास लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है। यदि साथी आप सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और आपके करीबी जो तैयारी कर रहे हैं MTS हवलदार को तो इस सेशन को शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो बताइए ऊनकोटी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई याद रखिए त्रिपुरा में, जो खर्ची पूजा त्रिपुरा मनाया जाता है तो ऊनकोटी उत्सव भी त्रिपुरा मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हल करिए। सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस राज्य में हुआ था? बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सर्वोदय समाज हेल्ड? तो साथ ही याद रखिए मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक किस कवि को सम्मानित किया गया था, यानी किस भाषा के कवि को सम्मानित किया गया था 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से? तो भाई याद रखिए मलयालम कवि को सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर निम्नलिखित में से कौन था? बताइए साथी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो साथी याद रखिए वॉरेन हेस्टिंग था। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। तो यहां से साथी अब आप सभी को इंग्लिश को क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इंग्लिश के सारे क्वेश्चन तैयार करिएगा। सारे क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलने वाले हैं। ओके, एसएससी के नए पैटर्न भी ऐसे ही सॉल्व पूछे रहे इंग्लिश के, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आ रहे हैं। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी विलोम शब्द आप सभी से पूछा है। कर्ज का मतलब क्या होता है? तो कर्ज का मतलब होता है साप देना यानी शराप देना। जो शराप मिल जाता है किसी को उसको क्या बोलते हैं? कर्ज यानी शराप देना। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? निंदा करना। तो शराप देने का उल्टा हमें राइट आंसर चाहिए भाई, यानी शराप देना क्या आप बोलेंगे? जैसे साथी कोई क्या कर देगा, यानी वो उसको क्या कर देगा भाई, किसी चीज़ के लिए शराप दे देता है, उसका काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। एब्यूज मतलब साथी गाली देना होता है। प्रेस मतलब क्या होता है साथी? प्रशंसा करना। प्रेस मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो भाई देखिए जैसे शराप देना, उसको क्या कर दिया भाई? शराप दे दिया, तो जस्ट इसका उल्टा क्या होगा? प्रशंसा करना, है ना साथी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
कमेंट मतलब क्या होता है सती, टिप्पणी करना है। तो आप सभी अपना टिप्पणी करिएगा लास्ट में कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे आप सभी को एडजेक्टिव का फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यानी देखिए, सी ऑलवेज वियर्स ड्रेसेस ऑफ फैशन, यानी वो हमेशा जो ड्रेस पहनती है वो कैसी पहनती है भाई, द लेटेस्ट, यानी हमेशा वह लेटेस्ट फैशन का ड्रेस पहनती है, यानी डी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएगा। लेट मतलब साथी देर से होता है, तो ये तो होगा नहीं भाई। द लेटर मतलब ये भी नहीं होगा भाई। लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट सही है, लेकिन यहाँ पे द की जरूरत होना चाहिए भाई। लेटेस्ट भी सही है, लेकिन यहाँ पे द बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सी ऑलवेज वियर ड्रेसेस ऑफ द लेटेस्ट फैशन, यानी डी आपका बेस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए पर्यायवाची समानार्थी शब्द बताइए। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है भाई, बताइए। एंटीसिपेट का मतलब जैसे एक्सपेक्ट करना या पूर्वानुमान लगाना, जैसे उस अनुमान से पहले ही हम लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि यार बारिश होगी कि नहीं, भाई हम लोग पहले ही उसका अनुमान लगा लेते हैं मौसम देखकर, तो उसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेट, यानी पूर्वानुमान लगाना। प्रिडिक्ट मतलब साथ ही हम क्या करते हैं भाई, प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अपने से हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं, यानी पहला ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक्सक्यूज मतलब साथी क्या होता है, आरोप लगाना। एक्सक्यूज मतलब क्या होता है साथी, आरोप लगाना। डाउट मतलब संदेह होता आता है। डाउट मतलब क्या होता है साथी, संदेह होता है। कॉन्सियल का मतलब क्या होता है, छिपाना होता है। कॉन्सियल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, छिपाना होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल पहला राइट आंसर, प्रिडिक्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अनुमान लगा लेते हैं हम लोग, भविष्यवाणी कर लेते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगा, तो यहाँ से पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा, 17 नंबर देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्रोकोडाइल टीयर, यानी जैसे कोई झूठे आंसू, यानी कोई दुख का दिखावा करता है लेकिन वो असल होता नहीं, असली नहीं होता, यानी क्रोकोडाइल टीयर। जैसे मगरमच्छ का आंसू, आंसू जिससे बोलता है कोई ना कि मगरमच्छ का आंसू बहा रहा है, झूठे आंसू, लेकिन अर्थात में वो दुख का दिखावा करता है, असली नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल टीयर बोलते हैं। तो बताइए। एन इरवोकेबल स्टेप, ये होगा नहीं। टू नॉट बिहेव इन अ फेयर वे, नॉट मिस्टेक, टू प्लीज एवरीवन, नो। तो एन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, यानी साथ ही यहाँ से क्या होगा, दुख का एक कपटी प्रदर्शन। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एन इरेवोकेबल स्टेप का मतलब होता है साथ ही अपरिवर्तनीय कदम होता है। और टू नॉट बिहेव इन अ फेयर वे, यानी अनुचित व्यवहार, जो अनुचित व्यवहार करते हैं। टू प्लीज एवरीवन, यानी सबको खुश करना भाई। टू प्लीज एवरीवन उसको क्या बोलते हैं, सबको खुश करना। एन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, यानी दुख का एक कपटी प्रदर्शन होता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी आप सभी को करेक्ट स्पेलिंग तो बताना, लेकिन केवल अंडरलाइन वर्ड का, जो अंडरलाइन वर्ड हुआ है यहाँ पे देखिए, अंडरलाइन वर्ड कौन सा हुआ, मैग्निफिसेंट। बताइए सती, मैग्निफिसेंट इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, MAGNIFICENT होता है मैग्निफिसेंट। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, MAGNE दिया है, तो ये रॉन्ग है। MAGNIFICA दे रखा है, तो ये भी रॉन्ग है भाई। मैग्निफिसेंट FICI ये भी रॉन्ग है भाई, क्योंकि देखिए डी ऑप्शन MAGNIFICENT होता है मैग्निफिसेंट। तो करेक्ट स्पेलिंग डी ऑप्शन है भाई, तो यही आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। चलिए भाई मुहावरा बताइए भाई, एक ही शिफ्ट में कम से कम 2 सवाल आप सभी से मुहावरा आएगा। इंग्लिश का देखिए सारे टॉपिक फिक्स है, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो गया, इनकरेक्ट होगा आपका, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया। यही सब सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है।
एन देखिए क्या दे रखा है, अ ब्लू आइड बॉय, यानी साथी जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, अर्थात प्रिय व्यक्ति, यानी ब्लू आई बॉय, यानी जो भाई सबसे पसंद किया जाता है, जिसे पसंद किया जाता है, सबसे प्रिय व्यक्ति, वो क्या हो जाएगा, तो वन हु इज फेवरेट, वन हु इज फेवरेट, यानी डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द डिस्कशन लेड बाय द साइंटिस्ट वाज वेरी, यानी यहाँ पे साथी वैज्ञानिक द्वारा जो की गई डिस्कशन वो बहुत ही क्या थी, इंफॉर्मेटिव थी कि मोर इंफॉर्मेटिव थी, या केवल इंफॉर्मेशन थी या मोस्ट इंफॉर्मेटिव थी। भाई देखिए डिस्कशन जो यहाँ पर हुआ है साइंटिस्ट के बीच में, वैज्ञानिकों के बीच में, डिस्कशन क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, कैसा साथी नाउन, काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे तो सिंपल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए हमें, तो क्या ठीक रहेगा, द डिस्कशन लेड बाय द साइंटिस्ट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव था मेरे दोस्त, यानी पहला ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सिंपल पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो ये ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी वैज्ञानिकों द्वारा की गई चर्चा बहुत ही क्या थी भाई, इंफॉर्मेटिव थी भाई, तो इसलिए ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग यहाँ से लॉक करेंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए एक दुकानदार 6 शर्ट खरीदने पर 4 शर्ट मुफ्त देता है, तो ग्राहकों को दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करिए। भाई ऐसे इस टाइम जैसे फेस्टिवल आ रहे हैं तो आपको 3 पर 1 छूट मिलेगा, 4 पे 1 छूट मिलेगा, ऐसे बहुत कई सारे ऑफर मिलते हैं जैसे बड़े बड़े दुकानों में। तो यहाँ पे एक दुकानदार है भाई 6 शर्ट खरीदने पे 4 शर्ट मुफ्त दे रहा है, यानी टोटल आप सभी के पास शर्ट कितने हो गए, एक तो ऑलरेडी आपने 6 खरीदा और इस पे आप सभी को 4 शर्ट फ्री मिल गया, यानी टोटल यहाँ से आप सभी के पास शर्ट जो होगा वो 10 हो गया। और जो दुकानदार वो कितना छूट दे रहा है, यानी टोटल 10 आप खरीद रहे हैं तो आपको 4 छूट मिल रहा है, यानी साथी 4/10 हो जाएगा। और हमें प्रतिशत निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 में 100 और 10 चौका 40, यानी साथी जो ग्राहकों को दी गई छूट का प्रतिशत कितना मिल रहा है, 40% मिल रहा है। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों साथी, भाई एक दुकानदार 6 शर्ट खरीदने पे आप सभी को जो 4 शर्ट वो फ्री में दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है, तो ग्राहकों को दी गई छूट का प्रतिशत, भाई दुकानदार आप 6 शर्ट खरीदा तो आपके पास 6 शर्ट हुआ और इसके अलावा 4 शर्ट मुफ्त मिला, यानी टोटल शर्ट आपके पास 10 हो गया। और जो साथी ग्राहक छूट दे रहा है वो 4 शर्ट का छूट दे रहा है, यानी 4 बटे टोटल आपका कितना साथी शर्ट है 10, 4/10 × 100 आपका आंसर आएगा 40%। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 22 को। 5 के प्रथम 15 गुर्जों का औसत ज्ञात करिए। भाई साहब जैसे कि 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 25, ऐसे करते करते आपको 15 गुर्जों का औसत बताना है। बताइए साथी जरा इस सॉल्व का राइट आंसर हल करिए। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला भी है जो कि आप तुरंत हल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला n ब्रैकेट में n+1 अपान में साथी 2, जैसे n यहाँ पे आपका पहला n जो है ये पहला 5 के प्रथम यानी 5 के जो गुणांक है, और बीच में जो ब्रैकेट है इसमें क्या जो 15 गुर्जों का, यानी बीच में आपका ये क्या होगा 15 होगा, +1 बटे में साथी 2। देखिए 5 गुणे 15 × 16 बटे में 2, यानी साथी 16 25 80, 80 का आधा कितना होता है 40 होता है, यानी साथी 5 के प्रथम 15 गुर्जों का औसत कितना होगा 40 होगा, जो कि पहला ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके हमेशा ये फॉर्मूला याद रखिए साथी, जब 5 के प्रथम 15 गुर्जों का औसत पूछे 10 के 8 के, तो फॉर्मूला आपको n ब्रैकेट में n+1 अपान में 2 लगाना है। n तो जिसका पूछा उसको रखिएगा, ब्रैकेट में साथी कितने का पूछा है इसको रखिएगा और बटे में 2 कर दीजिएगा। 5 देखिए मल्टीप्लाई है और 15 × 16 हो जाएगा, बटे में 2, 2 8 16, 8 5 40, तो साथ ही 5 के प्रथम 15 गुर्जों का औसत कितना होगा 40 होगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों संख्याएं संबंधित है। यानी यहाँ पे समुच्चय देखिए क्या दे रखा है संख्याओं का 18, 16, 34। तो आप सभी को कैसे सवाल बनाना होता है, हमने आपको बताया कि 18 को a मान लीजिए,
16 को बी मान लीजिए और 34 को सी मान लीजिए। तो साथ ही आपको यही सी आंसर लाना होता है, यही सी आंसर आपको लाना होता है। बस आपको इसी ए और बी में आपको जोड़ करना होता है, गुणा करना होता है और यहाँ पे साथ ही माइनस करना होता है। तो यही से सी आंसर। चलिए साथ देखिए, पहले तो आपको कुछ करना नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। पहला काम आप सभी को इन दोनों को जोड़ना है, ए बी को। 16 18 जोड़ने पर देखिए 34 आ रहा है भाई। देखिए इसमें ए प्लस बी करने से ही हमारा सी आंसर मिल जा रहा है भाई। देखिए ना, हमने अभी क्या बताया, ए को 18 माना है, बी को 16 माना है। तो ए प्लस बी करने से देखिए सी आंसर आ जा रहा है। इसी सी आंसर को हमें लाना पड़ता है, तो ए प्लस बी करने से हमारा सी आंसर मिल जा रहा है। उसी प्रकार साथी देखिए यहाँ पे 21 दिया है, 43 दिया है और 64 दिया है। ए देखिए आपका 21 है, बी आपका 43 है, सी 64 है। तो हमें इसी सी को आंसर लाना होता। तो ए प्लस बी को करिए, देखिए आपका सी आंसर मिल जाएगा। 21 और 43 को जोड़ने पे कितना प्राप्त होगा, 64 प्राप्त होगा, जो कि ऑलरेडी देख के सीधे रखा है। यानी ए प्लस बी करने से हमारा सी आंसर आ रहा है। तो फॉर्मेट क्या बन रहा है, ए प्लस बी बराबर सी, यही हमारा फॉर्मेट है। तो यही सेम साथी कंडीशन हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे, ए प्लस बी करने से क्या सी आंसर आ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन उठाइए, 22 और 41 जोड़ने में कितना होगा, 41 और 22 आपका 63 होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 73 दे रखा है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए 23 12 जोड़ने पे कितना आता है, 35 आता है, लेकिन यहाँ पे 76 दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। 39 10 कितना होता है, 39 10 आपका होता है 53। देखिए साथी सी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट दिया है। 39 में सॉरी 39 10 आपका कितना होता है भाई, 49 होता है भाई। 53 हम कैसे बोल रहे हैं, ये भी नहीं होगा भाई, सी ऑप्शन। 39 में 14 को जोड़ेंगे तब 53 आता है भाई। तो भाई डी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। 32 में जब हम लोग 10 को जोड़ते हैं तो 42 हमारा आंसर मिलता है। 32 प्लस 10 करिए तो 42 आंसर मिलेगा। यानी साथी जो डी ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट मैच आंसर कर रहा है हमारा। तो 23 का डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्त। चलिए इसी बात पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 को हल करिए। एक निश्चित कूट भाषा में एग्जिट को 1937 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 0 को 6829 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है। चलिए साथी, ये तो भाई एसएससी का मोस्ट ट्रेंडिंग सवाल है और आपके शिफ्ट में मान के 4 सवाल ऐसा पूछा जाएगा, 4 सवाल एक ही तरह का पूछा जाएगा, बस दूसरे शब्द अक्षर नंबर कुछ अलग मिलेंगे आपको। जैसे देखिए EXIT एग्जिट है, 4 अक्षर है तो 4 अलग नंबर कोड दिया गया है। 1937, उसके बाद 0 दे रखा है ZERO, 0 में 6829 है, पूछा किसका ई। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो सिंगल ई पूछा है इसको कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए एग्जिट में साथी ई है और 0 में भी ई है, यानी ई जो है वो दोनों में कॉमन मिल गया। जब दोनों में कॉमन मिला तो कोड में भी साथी कोई ना कोई नंबर होगा जो कि कॉमन होगा, वही ई का कोड हो जाएगा। देखिए एग्जिट में साथी 1937 में 9 दिया है यहाँ पर और 6829 में यानी 0 में भी 9 है, यानी ई का कोड क्या होगा भाई, 9 होगा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो, यानी ई का कोड क्या होगा, 9 होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन साथी 25 नंबर हल करिए आप लोग। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि भाग और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए। तो साथी यहाँ पे समीकरण दे रखा है ना भाई, समीकरण काफी लंबा चौड़ा दे रखा है, कुछ कंडीशन भी दिया है, यानी भाग की जगह आपको प्लस रखना है और साथी माइनस की जगह गुणा रखना है। जहां जहां भाग होगा वहां प्लस रखना है, जहां जहां प्लस होगा वहां पे भाग रखना है, जहां पे गुणा होगा वहां पे माइनस, जहां पे माइनस होगा वहां पे गुणा, इसी समीकरण में। चलिए साथी हल करते हैं, देखते हैं भाई। पहले सवाल के कंडीशन को फॉलो करेंगे। 13 के बाद देखिए माइनस है, माइनस को किस में बदलना है, गुणा में, तो माइनस की जगह गुणा में रख देते हैं, 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे भाग है, भाग को किस में बदलना है भाई, प्लस में बदलना है, तो भाग को तो प्लस में बदल देंगे। फिर देखिए यहाँ पे साथी माइनस है तो माइनस को गुणा में बदलना है, माइनस को गुणा बनेंगे 9 के बाद देखिए साथी यहाँ पे कितना दे रखा है भाई, भाग दे रखा है, भाग की जगह प्लस रखना है मेरे दोस्त। ठीक है, फिर देखिए 10 है, 10 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस को गुणा में बदलना है भाई, 3 है। 3 के बाद देखिए यहाँ पे गुणा है भाई, गुणा किस में बदलना है,
माइनस में बदलना है, यहाँ पे साथी 20 हो जाएगा। 20 के बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस को किस में बदलना है, भाग में। भाई ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये समीकरण दे रखा है। अब इसमें हम लोग बॉडमस नियम लगाते हैं। देखिए साथी 13 तिया 39 इधर से हो जाएगा, प्लस 4 9 36 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 10 तिहाई 30 इधर से हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 का भाग साथी 20 में देंगे तो 4 बनेगा, तो काफ़ी छोटा हो गया भाई। अब देखिए इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, लास्ट में 4 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 39 और 36 कितना होगा, 75 होगा। 39 और 36 को जोड़िए आपका 75 मिलेगा। 75 30 देखिए 75 में 25 जोड़ देंगे 100 और 5 यानी 105। 105 में से 4 को कम कर देंगे तो 101 मिलेगा, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 का साथी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। काफ़ी लंबा चौड़ा समीकरण था, लेकिन जब साथी सवाल के जो कंडीशन को हमने भाग और प्लस को बदला, माइनस और गुणा को बदला, तो काफ़ी छोटा बन गया। तो साथी बेस्ट 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। तो बताइए आप सभी का इन 25 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, तो वो भी साथी माइनस मार्किंग के साथ आपको बताना है भाई। इन 75 नंबर में से आपसे कितना स्कोर बन पाया। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम आपसे कहेंगे डेली आपके लिए हम साथी कुछ ना कुछ करने वाले, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है और डेली क्लास लेना है और अपनी तैयारी को एक बूस्ट देना है भाई। मान के चलिए आपका जो एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम होने वाला है, अभी भी साथी 1 से 1.5 महीने का समय है। तो भाई अभी आपके पास बहुत समय है भाई। आप ये मत सोचिए कि हमारा एग्जाम कब होगा, एक दिन एग्जाम होगा, इसी 1-1.5 महीने में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर के लास्ट में हो सकता है कि एग्जाम हो जाए, क्योंकि इस टाइम आपका एसएससी सीजीएल का ऑन गोइंग एग्जाम चला, जो कि 26 सितंबर को समाप्त होगा। उसके बाद यदि एसएससी अपने एग्जाम पैटर्न पे चलती है तो उसके बाद सीएचएसएल का एग्जाम होगा। सीएचएसएल का एग्जाम 1 हफ्ते तक होता है और उसका एग्जाम भी डेट था 8 से लेकर 16 सितंबर। 8 से लेकर 16 सितंबर था, जो कि 8 से 9 दिन में एग्जाम कंप्लीट हो जाता। उसके बाद साथ ही 20 सितंबर से एमटीएस का पेपर होने था, लेकिन कुछ सिस्टम की वजह से आपका पेपर थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो यानी आपके पास टाइम मिल रहा है, तो इस टाइम का यूटिलाइज करिए और अपनी तैयारी करिए और एक सीट पक्की करिए, ठीक है। तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते, मिलते हैं साथ ही कल सुबह 8 बजे एक नए मॉडल पेपर के साथ, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।